हाँ, जैसे ये इसका इक्वेशन दे दिया, ये इसका पॉइंट दे दिया, ये दोनों के बीच का हम लोग को यही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है इसका, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट बना एक्स का कोफिशिएंट, मतलब a इंटू x1 प्लस वाई कोऑर्डिनेट गुना वाई का कोफिशिएंट, तो b इंटू y1 और प्लस z का कोफिशिएंट c और इंटू z1, और यहाँ प्लस में d होगा तो प्लस में ले लीजिएगा, यहाँ d माइनस में होगा तो माइनस में ले लीजिएगा, बट्टा रूट अंडर ये तीनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर जिससे गुना किया, ए बी सी का a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c स्क्वायर, और सबका मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। ये कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिए हैं, वेक्टर का यूज होता नहीं, ऐसे वेक्टर भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये किस फॉर्म में हो गया? कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। इसका लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया, ये पॉइंट हो गया, दोनों के बीच का दूरी हो गया। अब लिखाएंगे तो उसी में 10 मिनट खा जाइएगा आप लोग। हो जाए तो बोलिए। हो गया? हो गया। तो चलिए अब आप लोग बताइए, अगर ये ओरिजिन हो जाए, ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो जाए, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा, तीनों 0 0। जैसे अब अलग लिखाएंगे नहीं, बस समझा रहे हैं। जैसे इस प्लेन का, अगर प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस, जो पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन हो तो तीनों 0 0 हो जाएगा। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी या बटा में ये वाला, ठीक है। इसी का हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, इसी का हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए वेक्टर फॉर्म में सबको पता है कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या चीज में होना चाहिए? वेक्टर में होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, देखिए ये वाला जो पॉइंट P है ना, इसके पोजीशन वेक्टर को यहाँ देखिए जो मानना हो मान लीजिए। मान लेते हैं कि वेक्टर A है या वेक्टर P मान दे, बोलिए क्या मान दे? पॉइंट P है ना, वेक्टर P मान देते हैं। इसके पोजीशन वेक्टर को क्या लिख देते हैं? इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसे उतना, ऐसे उतना हमको डालने की जरूरत नहीं है, डॉट तो बाद में करते हैं, केवल P मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है। इसके पोजीशन वेक्टर में स्मॉल लगा लीजिए, और इसका इक्वेशन बोलिए, यही होता है ना, वेक्टर R डॉट वेक्टर n बराबर कैपिटल D स्मॉल d, जो मनो लिख लीजिए, ठीक है। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो आपको क्या बताएं कि उधर नहीं छोड़ना है, इधर ला देना है। ये हो जाएगा वेक्टर R डॉट वेक्टर n माइनस में वेक्टर D बराबर 0। ये भी वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये भी वेक्टर फॉर्म में हो गया। तब D निकालेंगे तो D निकालने का फॉर्मूला ये होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर n माइनस में D बट्टा मॉडुलस ऑफ वेक्टर n, इस सब का मॉडुलस। यहाँ जो होगा ये नहीं लिखेगा, P लिखेगा, P माने वेक्टर P डॉट वेक्टर n, ये वेक्टर दोनों को डॉट, इसी n का मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस में D होगा तो प्लस में लिखेगा, माइनस में D होगा माइनस में। चलिए तो अपने जिंदगी का क्लास 12 के लिए 3D का आखिरी बिंदु हम लोग प्रकाश डालेंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन कहने का मतलब है कि एंगल निकालना है, एक लाइन होगा एक प्लेन होगा, मतलब दोनों का मिक्सिंग हो गया। अभी तो हम लोग जो पढ़े थे एंगल लाइन लाइन के बीच में था, प्लेन प्लेन के बीच में था, अब ये लाइन और प्लेन दोनों मिक्स हो गया, ठीक है।
लिखिएगा द एंगल बिटवीन, शॉर्ट कर दें कि लॉन्ग कर दें? शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, शॉर्ट कर देते हैं। चलिए एक चीज हम लोग जरा पहले सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाएं कि जब दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना हो तो एंगल किसके किसके बीच में निकाले थे? दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने, हाँ, दोनों के प्लेन होता है तो उसको परपेंडिकुलर तो होता है, लेकिन उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो अगर प्लेन हो तो नॉर्मल के बीच में एंगल निकलता है, लाइन हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दो लाइन और दोनों लाइनों के बीच में निकलता है। तो अब इसमें बताइए कि एक तो लाइन है तो लाइन के बीच में एंगल निकलता है, लेकिन ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? प्लेन है। तो इस प्लेन का एक नॉर्मल होगा और ये वाला एक लाइन होगा, उसी दोनों के बीच का एंगल निकलेगा। समझ गए? एक लाइन और प्लेन के बीच में, तो लाइन के बीच में एंगल तो होता है और प्लेन के बीच में एंगल नहीं निकलता है। प्लेन के लिए हम लोग इसका नॉर्मल लेते हैं, मतलब लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल हम लोगों को निकालना है। ठीक है, लिखिएगा इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, बताइए तो जरा लाइन का इक्वेशन क्या क्या पढ़े आप लोग? वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b एंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, प्लेन का इक्वेशन वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू d, देन द एंगल थीटा, देन द एंगल थीटा, इसका किसके बीच में होगा थीटा? बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन इज cos थीटा बराबर। जरा बताइए, दो लाइन के बीच में हम लोग थ्योरी पढ़े थे, तो यहाँ a1 b1 था, दूसरा में a2 b2 था, तो a1 का यूज नहीं था, केवल b1 b2 और नीचे में दोनों का मॉडुलस था, b1 का मॉडुलस b2 का मॉडुलस। अब यहाँ पे दो लाइन है तो इसमें का ये b लेना है, इसमें का n लेना है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? वेक्टर b डॉट वेक्टर n बटा मोड ऑफ वेक्टर b मोड ऑफ वेक्टर n, इसका मॉडुलस। ये कौन सा फॉर्म हो गया? वेक्टर फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन निकालने की जरूरत ना है। ठीक है, कार्टेशियन लेना है तो फिर इसका मानना पड़ेगा कोई वेक्टर का मान, इसका मानना पड़ेगा, डॉट निकालना पड़ेगा। Between the line and the normal to the plane is cos theta equal to b वेक्टर b डॉट वेक्टर n by mod of वेक्टर v mod of वेक्टर n, सबका मॉडुलस और खत्म। पार्टी आपको तो बोले थे हम कि 30 तारीख को खत्म होगा, बोले थे कि नहीं? कितना लोगों को याद है बोलिए? बात हम बोले थे कि नहीं कि 30 तारीख को खत्म कर देंगे? बोले थे तो फिर अच्छा, सरो नाम का तो चीज नहीं है। पार्टी पढ़ रहे हैं ही, पार्टी इनको चाहिए। अच्छा, चलिए आपकी बात तो माननी है पड़ेगी। ये हो जाए तो बोलिए, ये हो जाए तो बोलिए। हो गया, तो अब बताइए किधर से शुरू करें? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। क्वेश्चन नंबर 14, तो मैं क्या करूं? 14 नंबर क्वेश्चन में पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग प्लेन। देखिए दो कॉलम दिया गया है, पहला वाला है कि दूसरा वाला? पहले वाले में पॉइंट दिया है, दूसरा वाले में प्लेन का इक्वेशन दिया है। हम 14 का ए नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है,
इसमें क्या कह रहा है कि एक पॉइंट दिया है 0 0 0 मतलब ओरिजिन, और प्लेन का इक्वेशन यहाँ का इक्वेशन नीचे वाला दिया हुआ है जैसा कि आपको थोड़ा देर पहले फिगर में बताया गया। इसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 12z, और उधर 3 है तो इधर ला दीजिए बराबर में 0। ये दोनों के बीच का डी निकालने का फॉर्मूला अभी पढ़े हैं हम लोग थोड़ा देर पहले। क्या पढ़े हैं याद है? एक्स कोऑर्डिनेट गुना एक्स का गुणांक मतलब 3 इंटू 0 प्लस, अब यहाँ -4 गुना 0 है तो यहाँ माइनस कर लीजिए, -4 गुना 0, फिर 12 गुना 0 प्लस में 12 गुना 0, अब बच गया माइनस में 3 है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में होता तो प्लस में लिखते हैं, और नीचे यही तीनों का ना मॉडुलस निकाल देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर और सबका मॉडुलस। तो 0 0 0 ऊपर केवल बन जाएगा -3 और नीचे बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 9 25 और 169, तो ऊपर में बच गया -3 और 169 का 13। सबको पता है कि मॉडुलस से बाहर में हमेशा प्लस में जाता है, माइनस में नहीं आता। क्या 14 नंबर अब सबसे नहीं बन जाएगा? ये तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, आप लोग बनाने की बात कर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो जाए तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 13, सब लोग एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। 13 नंबर का इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे सभी लोग। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड ईच केस दे आर नाइदर, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। देखिए क्या कर रहा है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है आपको सबसे पहले चेक करना है कि पैरेलल है या नहीं है, परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो या तो पैरेलल नहीं है, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको उस दोनों के बीच का एंगल निकालना है। पहले तो चेक करना होगा पैरेलल है कि नहीं है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ये दोनों में से कोई नहीं होगा तब आपको एंगल निकाल देना है, जो फॉर्मूला पढ़े हैं cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वाला कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो प्लेन गिवन प्लेन्स आर लैंडिंग ऑन द बोर्ड, 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 बराबर 0, और दूसरा हो गया 3x माइनस y माइनस 10z प्लस 4 बराबर 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा देर पहले आप लोग पढ़े हैं कि ये a1 b1 c1 कोफिशिएंट था, a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2। तो a1 का मान x का गुणांक, b1 का मान y का गुणांक, c1 का मान z का गुणांक। d1 का मान प्लस में होगा तो प्लस में ले लीजिए, माइनस में होगा तो। फिर यहाँ बताइए a2 का मान कितना होगा, b2 का मान कितना होगा, c2 का मान कितना होगा, d2 का मान बोलिए कितना कितना होगा। a2 x का गुणांक, सबसे पहले हम लोग किसके लिए, फॉर परपेंडिकुलरिटी, मतलब परपेंडिकुलर के लिए, फॉर परपेंडिकुलरिटी। इसके लिए क्या होता है कंडीशन याद है, इतना होना चाहिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसी का मान हमको निकालना है। 0 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा, और सबका मान डालिए a1 गुना a2 तो